अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फेडरल बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए, वो तमाम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक बात मैं वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर दूं, क्योंकि बाद में मुझे पता है ये कमेंट्स आएंगे कि मैम आपने तो सारे के सारे ही टॉपिक्स बता दिए हैं। एक बात का ध्यान रखें, आगे पेपर पैटर्न हम डिस्कस भी करेंगे कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो चॉइस आपके पास डबल हो चुकी है। तो कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि चॉइस इतनी ज़्यादा है कि हर एक में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है। सो इसलिए मैं अपनी तरह से वो तमाम टॉपिक्स आपको बताती हूँ जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर आपने प्रिपेयर खुद करना है कि उसमें से आप किस तरीके से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो और किसको कम दो, कौन से वाले अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। और आपके फर्स्ट ईयर की सिलेबस तो बहुत आसान है। उसकी रीज़न ये है कि 6 जो आपका चैप्टर है, सॉरी जो 7 चैप्टर है और जो 8 चैप्टर है, उसमें से तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो अगर आप कर लें तो आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। पीछे आपके रह जाते हैं शुरू के 4 चैप्टर। अगर आप ये शुरू के 4 चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आप कभी भी पेपर में फेल नहीं होंगे, ये बात माइंड में रखें। ये तमाम टॉपिक अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए फुल मार्क्स लेना या इवन के बहुत अच्छे मार्क्स लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी वो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब ज़रा पहले पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तैयारी करने से पहले आपको पेपर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि आपने किस चीज़ पे फोकस करना है। अब आपका गोल क्या है? क्या आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए? क्या आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए? ये आप पे डिपेंड करता है और आपने फिर उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करना है। मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत अच्छे या फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने वो तमाम टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं। सो पेपर पैटर्न पहले डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि आपने फोकस किन चीज़ों पे करना है और कैसे क्वेश्चंस के ऊपर करना है। टॉपिक्स ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका पेपर पैटर्न जो करंट ईयर में होगा 2026 में, वो आपका ये है कि एमसीक्यूज आपके 17 होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 13 हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 4 होंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट के मार्क्स 39 बनते हैं, लॉन्ग के 24 बनते हैं, एमसीक्यू 17 के होंगे। टोटल मिला के आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब से पहले स्टूडेंट्स जो पेपर देते रहे हैं उनका पेपर जो करंट सेकेंड ईयर है बेसिकली, उनका पेपर 75 मार्क्स का होता था, क्योंकि 5 मार्क्स प्रैक्टिकल में एक्स्ट्रा होते थे। बट अब से यानी 2026 से ऑनवर्ड्स उन्होंने सारे साइंसेस का सेम कर दिया, इसलिए आपका पेपर कंप्यूटर का भी 80 मार्क्स का होगा। और ये भी पेपर पैटर्न आई गेस सिर्फ इस साल के लिए है। अगले साल ये पेपर पैटर्न फिर चेंज हो जाएगा और उसमें 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी और 50 मार्क्स का आपका जो बाकी पोर्शन होगा। ये करंट ईयर के अंदर अप्लाई नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होगा। पेपर का ये तो बात हो गई आपके एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के पैटर्न की। अब बात करते हैं कि जो इनके अंदर भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसको कैसे डिवाइड किया जाता है। सारे एमसीक्यूज, सारे शॉर्ट, सारे लॉन्ग मिला के उसमें जो टोटल आपका नॉलेज बेस्ड पोर्शन होता है वो 30 होता है। अब नॉलेज बेस में क्या होता है? नॉलेज बेस में रट्टा आता है, यानी डिफाइन समथिंग, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, सिमिलरली व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी सीधी सीधी जिसमें आपकी सिर्फ नॉलेज चेक की जा रही है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, जिसमें आप कह सकते हैं सीधे से क्वेश्चंस होंगे। अब वो कोई एमसीक्यूज भी हो सकता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। यानी नॉलेज बेस्ड जरूरी नहीं है कि शॉर्ट नॉलेज होगा या एमसीक्यूज होगा या लॉन्ग होगा, तीनों को मिला के उसमें टोटल जो 100% पेपर है उसमें से 30% जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 50% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। और अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन, पर्पजेज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। वैसे रियल लाइफ एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम रियल लाइफ सिनेरियो में जब अप्लाई होती है तो वो एप्लीकेशन डोमेन के अंदर चली जाती है। मोस्टली आपके अंडरस्टैंडिंग होती है, और अंडरस्टैंडिंग अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए तो इट्स मीन्स के 50% आपके पास जो मार्क्स लेना है वो कोई मुश्किल काम नहीं। और वो 50% इन तमाम चीज़ों से आएंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। एप्लीकेशन में कौन से आते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि एनालाइज करें कि इसमें कौन सा एसडीएलसी का मॉडल अप्लाई करना चाहिए, तो वो आपकी किसकी एग्जांपल होगी? वो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड होगी। और एप्लीकेशन 20 से 20
5% होता है। अब 5% ऊपर नीचे हो सकता है, यानी मे बी 5% अंडरस्टैंडिंग कम और एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाए, एप्लीकेशन कम अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी प्लस माइनस 5% हो जाता है अक्सर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्चुअल पैटर्न होता है वो यही होता है, उनकी कोशिश कि 30% नॉलेज दिए जाए, 50% अंडरस्टैंडिंग और 20% एप्लीकेशन। और हमेशा पेपर एक एवरेज पेपर बनाया जाता है, एक जो कि हर बच्चा अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे बच्चे को भी देखना होता है और एक जो थोड़ा कमज़ोर यानी वीक है स्टडीज़ में, उसको भी देखना होता है। तो इसलिए एवरेज पेपर बनता है, कभी भी बहुत मुश्किल पेपर नहीं बनता। जब आप कहते हैं ना पेपर बहुत मुश्किल आया है, इसका मतलब है आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी या आपने इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं किया जिसके अकॉर्डिंग आपका पेपर बनाया जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे तो आपके लिए प्रिपरेशन करना, अच्छे मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 कि किस तरीके से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। ओके बच्चों, सो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जो है आपका एक इंतहाई लेंथी चैप्टर भी है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंफर्म पता होती हैं कि हाँ ये पेपर में आएंगी, स्टिल आप लोग उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करते। तो प्लीज़ उन टॉपिक्स को जो आप लोग को पता हो कि ये पेपर में आएंगे तो उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, और हर टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए उस टॉपिक का ये पर्सपेक्टिव माइंड में रखें कि उसका फ़ायदा क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेजेस जिसे हम बेसिकली फ़ायदा कहते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, या डिसएडवांटेज, तो वो सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ओके, सबसे पहले आपने क्या प्रिपेयर करने हैं, एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। देन आपने डिफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और एक बात माइंड में रखिएगा, अगर मैंने यहाँ डिफरेंस लिखा है तो पेपर में यूं भी आ सकता है, कंपेयर एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। पेपर में यूं भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। पेपर में इनकी एग्जांपल देके कहा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से सिग्नल यूज हो रहे हैं और कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं। तो मतलब ये है कि क्वेश्चन को समझना है, आंसर एक होता है, क्वेश्चन को सिर्फ वो थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये बात माइंड में रखनी है कि आंसर आपका सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड आपने करना है, यानी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अप्लाई करनी है। सो डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉजिक गेट्स एंड डिजिटल लॉजिक भी आ सकता है, लेकिन ये डिफरेंस की बजाय आपका नॉलेज या नॉलेज बेस भी आ सकता है या अंडरस्टैंडिंग बेस भी आ सकता है, जिसमें वो आपको कहें कि ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट इज लॉजिक गेट एंड व्हाट इज डिजिटल लॉजिक। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो लॉजिक गेट्स के सिंबल हैं ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आ सकते हैं, ट्रूथ टेबल शॉर्ट में जरूर आता है, या फिर ये दोनों आ जाते हैं 1.5 मार्क्स के। और उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बूलियन आइडेंटिटी सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से माइंड में रखें, बहुत कम चांसेस हैं, बल्कि ना होने के बराबर चांसेस हैं कि वो आपकी शॉर्ट में आए। उसके बाद बुलियन फंक्शन कन्वर्जन टू लॉजिक गेट्स, यानी कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाए, उसका लॉजिक सर्किट बनाया जाए। अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये करते हैं कि के मैप के अंदर ही इसको इंक्लूड कर देते हैं। जब के मैप का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक इक्वेशन दी गई होती है और आपने उसका सर्किट ड्रॉ करना होता है, या फिर शॉर्ट में भी आपको कोई छोटा सा सर्किट यानी सिर्फ दो वेरिएबल्स का दे के बुलियन एक्सप्रेशन का वो आपसे कहा जा सकता है कि इसका सर्किट ड्रॉ करें। देन प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, बहुत कम चांसेस बट जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। देन आपके पास आती हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये आपके पेपर में कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस बताएं, लॉजिक गेट्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं और किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। पर्पस ऑफ एसडीएलसी, अब इसको पर्पस भी कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, इसको एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, यूजेस भी कह सकते हैं कि एसडीएलसी किस लिए होता है। तो उसके जो मेन 3 पॉइंट्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ये इसका भी लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है ऑनलाइन, ये यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। आई विल ट्राई कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं ऊपर टॉप पे डाल दूंगी ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। उनको सिर्फ आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है फिजिबिलिटी स्टडी फेज, यानी फेजेस ऑफ एसडीएलसी। अब बेसिकली फेजेस ऑफ एसडीएलसी जो हैं उनमें शॉर्ट के आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग। अब उसमें जो फेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं वो आपका फिजिबिलिटी स्टडी फेज आता है, जिसमें टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी आ जाती हैं। उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज आता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज भी शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो यूं भी आ सकता है कि अगर आपको रियल लाइफ सिनेरियो दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अगर आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है तो आप कैसे करेंगे, या यूं भी आ सकता है कि आपको कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको क्वेश्चन दे के कहा जाए, सिनेरियो दे के कहा जाए कि इसकी रिक्वायरमेंट्स लिखें। यानी फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट गैदर करते हुए किस तरीके से आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं या फिर लिखते हैं, तो वो उस पर्सपेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है।
एसटीएलसी के केस स्टडीज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पिछली स्लाइड के अंदर एक तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या आ सकते हैं आपके बहुत सारे एसटीएलसी की फेजेस हैं जिससे केस स्टडीज यानी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें डिप्लॉयमेंट में से भी बन सकता है, फिजिबिलिटी स्टडी में से भी बन सकता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से बन सकता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन, यानी अब केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, यानी आपको पता हो कि हर एक फेज के अंदर आपने किस चीज़ पे फोकस करना है और उसके इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसी तरह आपसे टेस्टिंग और डिज़ाइन फेज के एडवांटेजेस और पर्पसेस पूछे जा सकते हैं। फ्लो चार्ट, सैम्पल एंड पर्पसेस, ये आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिला के दोनों में से ऑब्वियसली एक ही आएगा, क्योंकि आप फिर सेकंड चैप्टर के अंदर इसे दोबारा स्टडी करते हो। तो ये उस लिहाज से, यानी सैम्पल, पर्पस या फ्लो चार्ट का फ़ायदा या बेनिफिट, या फिर हम फ्लो चार्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिहाज से। डिप्लॉयमेंट मेथड, इनमें से भी हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आपके पेपर में आता है। अब वो क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। एक तो ये आता है कि वो डिप्लॉयमेंट मॉडल सीधे-सीधे नॉलेज बेस्ड। दूसरा, उनके डिफरेंसेस, किसी भी 2 का आपस में डिफरेंस, पैरेलल और पायलट का कर दें, डायरेक्ट और पैरेलल का कर दें। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। अगेन आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक सिनेरियो दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप आइडेंटिफाई करें कि आप यहाँ कौन-सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे। यानी उन मेथड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको पता होने चाहिए। तो वो भी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएँगे, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड एजाइल मॉडल, केस स्टडी क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं और शॉर्ट में भी आ सकता है या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट में देते हैं या लॉन्ग में देते हैं, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग में से एक में ये आपके पास ज़रूर आता है कि वाटरफॉल और एजाइल का डिफरेंस भी आ सकता है। कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन दे के आपसे कहा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करें आप यहाँ वाटरफॉल मॉडल यूज़ करेंगे या एजाइल यूज़ करेंगे और क्यों, उसकी रीज़न भी बताएं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपका टॉपिक आता है नेटवर्क टोपोलॉजीज का, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद इनके आपस में डिफरेंसेस, जो डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, और डिफरेंस हमेशा ऐसे नहीं आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, वैसे ऐसे भी दे सकते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक क्या होती है कि आप जब डिफरेंस लिखते हो तो आप अपनी मर्जी से डिफरेंस लिख रहे होते हो, जो पूछा गया होता है वो आपने लिखा ही नहीं होता, इवन कि आपने सही लिखा होता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार एंड बस टोपोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड आर्किटेक्चर, जबकि आप ये आंसर लिखो एक की कॉस्ट ज्यादा है दूसरे की कॉस्ट कम है, और मतलब टोटली इररेलेवेंट। मैंने आपसे सिर्फ स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और आर्किटेक्चर पूछा, जबकि आप वो वाले पर्सपेक्टिव लिख रहे हैं जो ठीक है लेकिन पूछे नहीं गए। फेडरल बोर्ड में इस चीज़ के कोई नंबर नहीं मिलते। तो इस बात को माइंड में रखिएगा कि सिर्फ जो पूछा गया है वही लिखें, कोई एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पेपर रूब्रिक्स की बेस पे बनता है, और रूब्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपको डिफरेंस दिया बिटवीन टू टोपोलॉजीज ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड आर्किटेक्चर, तो मैंने 3 नंबर इन्हीं के रखे हैं, एक स्केलेबिलिटी का, एक रिलायबिलिटी का और एक आर्किटेक्चर का। अगर आप इन 3 डिफरेंस के अलावा कुछ लिख भी रहे हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हमने लिखा ठीक था लेकिन हमारे नंबर नहीं आए। सो इन बातों को भी माइंड में रखें कि सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपने आंसर में वही वाले पॉइंट्स लिखने हैं, कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखने जो नहीं पूछे गए। एक तो टाइम भी वेस्ट होता है और दूसरा मार्क्स भी नहीं मिलते। इसके अलावा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, जिसमें फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सेट अप अ नेटवर्क ऑफ योर कंप्यूटर लैब, या इफ यू वांट टू सेट अप अ कंप्यूटर लैब नेटवर्क, व्हाट टाइप ऑफ टोपोलॉजी वी कैन यूज एंड व्हाई। यानी इस तरह से अगर वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देते हैं तो उसमें मेन अप्लाई क्या करना होता है, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस। हॉस्पिटल बनाना है, यानी हॉस्पिटल की बेसिकली एक टोपोलॉजी बनानी है, तो आप देखोगे कि वहाँ उनके पास कितने वो पैसे लगाएंगे। वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन वो एक नेटवर्क की स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। तो कौन सा एक ऐसा जो हमारी टोपोलॉजी है जो कि हमें इन रिक्वायरमेंट के मुताबिक सूटेबल होगी, तो आपने उस सिनेरियो के अंदर उस
एप्लीकेशन के तमाम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को एनालाइज करना है एंड देन उसमें से मोस्ट सूटेबल आपने बताना है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर नेटवर्क टोपोलॉजीज के आते हैं तो सिंपली अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द टोपोलॉजीज ऑन दैट सिनेरियो और उसमें से जो आपको मोस्ट सूटेबल लगे वो आप अप्लाई कर दें। अब जैसे अगर हम कहें कि कोई मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए या एयरफोर्स ने अपनी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है तो वो कौन सी टोपोलॉजी प्रेफर करेंगे। अब वहाँ पर उनका मेन मकसद सिक्योर बनाना है या उनका मेन मकसद फास्टर ट्रांसमिशन है ताकि डिले ना आए, तो वो किसी और टोपोलॉजी को प्रेफर करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग टू प्रेफर मैश टोपोलॉजी। लेकिन अगर कंप्यूटर लैब की बात करें तो वहाँ हम इतने पैसे नहीं लगा सकते कि हम बहुत पैसा लगा के मैश टोपोलॉजी करें कि हमें बहुत फास्टर कम्युनिकेशन चाहिए। नो, इट्स ओके, हम दूसरी यानी थोड़ी कम बजट वाली टोपोलॉजी भी इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा फास्ट ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से ये पर्सपेक्टिव्स आपने सारे माइंड में रखने हैं। फिर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, आई गेस वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखे हैं, उनको डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी के लिहाज से, जो कि स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी आती है। स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी आपका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है और हर नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर आपने फोकस करना है कि उसकी स्केलेबिलिटी कैसी है, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, उसकी कॉस्ट कितनी लगती है। इसके अलावा और क्या फीचर बनते हैं, बस मोस्ट कॉमनली इसके ये फीचर्स हैं, बाकी इसी तरह के जितने भी फीचर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद पर्पस और डिफरेंस बिटवीन सर्विस मॉडल्स, IaaS, PaaS एंड SaaS, ये शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में नो चांसेस ऑलमोस्ट। और इनका डिफरेंस, इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कि ये किस तरीके से काम करती हैं, ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, और इनका फ़ायदा क्या होता है या कौन यूज़ करता है। या ये भी हो सकता है कि रियल लाइफ मतलब एप्लीकेशन देके आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई करें ये पैस की एग्जांपल है, सैस की है या एस की, और ये आपकी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। एंड देन डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केलेबिलिटी। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनके अंदर डिफरेंसेस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी नेटवर्क की भी और क्लाउड कंप्यूटिंग की भी, दोनों की आपको जो है वो पता होनी चाहिए। प्लस इसमें कुछ नेटवर्क के टेस्टिंग मेथड्स होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव लिहाज से पढ़ लीजिएगा उनको कि अगर उनमें से कोई आ जाए, जैसे स्ट्रेस टेस्टिंग क्यों करते हैं या उसका पर्पस क्या होता है या यूज़ क्या होता है। चांसेस बहुत कम है बट स्टिल एक दफ़ा उसको पढ़ लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं आए, या शॉर्ट में चांसेस बहुत कम है लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि टेस्टिंग मेथड्स कौन से हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा नेटवर्क हमें बेस्ट रिजल्ट दे। बाकी रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग एज वेल एज नेटवर्क। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस या बेनिफिट्स या यूजेस, एक ही बात है, एक ही याद करोगे तीनों के लिहाज से उसका आंसर बन जाएगा। फायरवॉल, टू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मैलवेयर, DOS, फिशिंग, रैंसमवेयर ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन, इन सब को मिला के या तो ये शॉर्ट में आते हैं या फिर आपके पास जो आपके एमसीक्यूज हैं उनमें ज़्यादा आते हैं। यानी किसी न किसी का एमसीक्यूज होगा, फायरवॉल का, मैलवेयर का, DOS का, फिशिंग का, या फिर इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। बेसिकली हर एक का देख लीजिएगा कि फ़ायदा क्या है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, बस दैट्स ऑल। उसके बाद ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का डिफरेंस भी आ सकता है, वैसे उसको इस पर्सपेक्टिव से भी एक दफ़ा देख लेना है आपने कि ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं और ऑथराइजेशन किसे कहते हैं। उसके बाद हाउ टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सेंसिटिव ऐप और डाटा अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। बेसिकली ये एज इट इज़ आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हो। अब ये एक बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन है और एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आप सबको पता है कि आप कंप्यूटर को कैसे बचा सकते हो डाटा हैक होने से। सेंसिटिव एप्स या सेंसिटिव डाटा भी कह सकते हो जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्रिप्टोग्राफी, डाटा इंक्रिप्शन, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस अकॉर्डिंगली उसको जस्टिफाई करना है कि आप ये बात क्यों कर रहे हो या ये किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोग्राफी एंड डाटा इंक्रिप्शन आपसे पूछा जा सकता है और इसके लिहाज से मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है कि आपसे यूँ पीछे पूछा जा सकता है कि हाउ डज डाटा इंक्रिप्शन वर्क्स, या हाउ इट एक्चुअली प्रोटेक्ट योर डाटा और इन्फॉर्मेशन। इस पर्सपेक्टिव को भी आपने देखना है कि डाटा इंक्रिप्शन आपको कैसे कैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। बेसिकली मतलब इसका वही है कि बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, और ये सीधा भी आ सकता है अगर पेपर आसान बनाया जाए, और मुश्किल आएगा तो इस सेंस में आ जाएगा कि डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी की लेंथ के लिहाज से, स्पीड और एफिशिएंसी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से कौन सी बेहतर है। या इसका क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि वाई सिमेट्रिक इज मोर फास्टर
or efficient than asymmetric, या in which type of scenario you are going to prefer symmetric or asymmetric, यानी कि उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिहाज से या सिनेरियो बेस के लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सिमेट्रिक की स्पीड फास्टर होती है और एसिमेट्रिक की जो है वो फास्टर नहीं होती। अब उसकी रीज़न बताओ और रीज़न में जस्टिफिकेशन दो। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, जस्ट पॉइंट लिख देते हैं लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाई सिमेट्रिक इज़ मोर फास्टर देन एसिमेट्रिक। अब आपने आंसर में क्लियरली मेंशन करना है वो क्यों फास्टर है, उसकी रीज़न क्या है। क्योंकि उसमें एक की यूज़ होती है और एक की बनाने के लिए हमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम अप्लाई नहीं करने पड़ते। इस वजह से हम सिमेट्रिक को कहते हैं कि ये फास्टर है और एसिमेट्रिक में हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और उसके लिए हमें यूनिक कीज़ बनानी पड़ती हैं और प्राइवेट और पब्लिक की यूज़ होती है, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी ज़्यादा हो जाते हैं, कॉस्ट भी इसी वजह से उसकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उन सारे काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे लिए थोड़ी-सी हमें डिफ़िकल्टी होती है। तो ये सारी रीज़न्स क्लियरली मेंशन करें ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स ले सकें। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 2 आता है। चैप्टर नंबर 2 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से आपके पास लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आता है। और अगर आप यही वाले प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका चैप्टर 2 अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास 4 की कंपोनेंट आते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये 2 तरीके से आ सकते हैं। एक तो ये है कि सीधा-सीधा 4 की कंपोनेंट्स बताएँ, जिसमें आप 4 लिख दोगे कि डिकम्पोज़िशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिदम राइटिंग, जो आप एल्गोरिदम लिखते हो। लेकिन एक यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक रियल लाइफ़ सिनेरियो दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि एक बैंकिंग सिस्टम हमने बनाना है, उसके ऊपर अप्लाई करो इस कंप्यूटेशनल थिंकिंग के प्रोसेस को, कि किस तरीके से आप उस पूरी अकाउंट क्रिएशन की बैंकिंग का जो एक टास्क है, उसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो या कंप्यूटेशनल थिंकिंग उसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, इस तरीके से भी इसको आपने एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेना है। इसके अलावा फिर आपके पास आते हैं जी कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन एल्गोरिदम लिखने का भी आ सकता है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का भी आ सकता है, सूडो कोड लिखने का भी आ सकता है, सूडो कोड की ड्राई रनिंग भी आ सकती है। सो इसको हर पर्सपेक्टिव से आपने अंडरस्टैंड करना है। यानी बेसिकली अगर आप एल्गोरिदम करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए एल्गोरिदम का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, पर्पस, यूजेस। आपको ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, और एल्गोरिदम लिखने के लिए आ जाए तो आप उसको कैसे ब्रेक डाउन करोगे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में, स्टार्ट और स्टॉप, वो स्टेप्स वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, क्लैरिटी और एफिशिएंसी का डिफरेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पैटर्न रिकॉग्निशन का, सूडो कोड फ्लो चार्ट का, एल्गोरिदम सूडो कोड का, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट का, इन तीनों में से एक ना एक ज़रूर आता है। उसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। तो ये डिफरेंसेस आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि इन सब में से एटलीस्ट 1 और 2, यानी एटलीस्ट 1 या फिर 2 भी आपके डिफरेंसेस आ सकते हैं। डिफरेंसेस के बाद आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस पे काम करना है वो ये है कि अगर आपको एल्गोरिदम को सूडो कोड में कन्वर्ट करना हो या सूडो कोड को एल्गोरिदम में कन्वर्ट करना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। एंड सिमिलरली ट्रेस टेबल ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इस आप चैप्टर 3 के अंदर भी मैंने इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। वही सेम मेथड यहाँ भी अप्लाई होता है, उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपके पास की पैरामीटर्स ऑफ एल्गोरिदम एवेल्यूएशन आते हैं, जो कि 3 ही पैरामीटर्स हैं, एफिशिएंसी, क्लैरिटी और करेक्टनेस। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ये वैसे इन जनरल आपका काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ सकता है, जिसमें सिंपली आपने ये बताना हो। उसके बाद इंसर्शन एंड बबल सॉर्ट, लीनियर एंड बाइनरी सर्च, इन चारों में से एक लॉन्ग ज़रूर आएगा और जो लॉन्ग में नहीं आएगा वो शॉर्ट में आएगा। वैसे मुझे ये लग रहा है कि पिछले दोनों पेपर में एक दफ़ा बाइनरी सर्च आया था, एक दफ़ा लीनियर सर्च आया था। तो अब चांसेस जो है ना वो सॉर्टिंग के लॉन्ग के लिहाज से ज़्यादा हैं और लीनियर और बाइनरी के शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा हैं। यानी लीनियर और बाइनरी का डिफरेंस आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। रियल लाइफ सिनेरियो देके आपसे कहा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करो आप या लीनियर यूज़ करोगे या बाइनरी, और क्यों। यानी आपको एडवांटेजेस का पता होना चाहिए। वैसे तो एक मेन रूल है जो आप माइंड में रख सकते हो, सॉर्टेड डाटा है तो बाइनरी और अनसॉर्टेड है तो लीनियर, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसा हो। कहीं पर आपकी डाटा का साइज़ भी जो है वो मैटर करता है कि साइज़ कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी आपने डिसाइड करना होता है। तो सारी चीज़ें अप्लाई करके फिर आपने बताना है। सो इसका क्वेश्चन क्या हो गया, या डिफरेंस लीनियर और बाइनरी का,
ये भी कह सकते हैं कि कहाँ आप प्रेफर करते हो, किस तरह के सिनेरियोज में हम लीनियर यूज करते हैं, किस तरह के बाइनरी सर्च यूज करते हैं। सो हर पर्सपेक्टिव से इसको माइंड में रखना है। उसके बाद इंसर्शन और बबल सॉर्ट। इंसर्शन और बबल सॉर्ट अगर तो आता है शॉर्ट में, तो आपके पास इसका एक तो ये आ सकता है कि इन रियल लाइफ सिनेरियो देखिए कहा जाए कि इंसर्शन यूज करोगे या बबल, और क्यों, यानी जस्टिफाई करना है। दूसरा यूं आ सकता है कि इंसर्शन सॉर्ट क्यों बेहतर है बबल सॉर्ट से, या फिर इन दोनों में से कौन सी बेहतर है और क्यों, या फिर डिफरेंस। तो आंसर एक ही है, बस मेन पर्सपेक्टिव्स उसके आपने अंडरस्टैंड कर लेने हैं कि इंसर्शन यूज करनी है या बबल सॉर्ट यूज करना है। सो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और इन दोनों में से एक लॉन्ग और बाकी, यानी एक या लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आएगा। तो एक दूसरे के यानी रिवर्स में ये हो सकते हैं, अगर जो लॉन्ग में आएगा तो दूसरा शॉर्ट में, और अगर शॉर्ट होगा तो दूसरा लॉन्ग में। तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 कंप्यूटर साइंस बुक बेसिकली। अब यहाँ पहले ही मैं आपको एक बात बता दूं कि चैप्टर 3 उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल एक तो बुक में लिखा गया और जितना आप लोग इसे मुश्किल समझते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, और चैप्टर 3 की फुल प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप लोग देख भी सकते हैं। और आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी देख भी चुके होंगे। सो अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके इस चैप्टर 3 को प्रिपेयर करोगे तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में आपको कोई मुश्किल होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। दूसरी चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगी वो ये है कि बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन भी आप इसमें से प्रिपेयर कर सकते हो जो आपके पेपर में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर 3 से अगर कोड क्वेश्चन आएगा तो वो कोडिंग का ही आएगा। कोडिंग के अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं जो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, यानी एटलीस्ट रट्टा हो तो मार ही सकते हो ना, या अगर अंडरस्टैंड कर लो तो अपनी वर्डिंग में तो लिख ही सकते हो। सो उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। फॉर एग्जाम्पल, what is Python, what are the features, what are the benefits, what are the uses, what is the importance, या write the importance of Python। अब इन सब क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा इसलिए बोला कि इनका आंसर एक ही है। Why you use Python, उसका भी आंसर यही बनता है। उसके बाद रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर इन डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है, वो आप लिख सकते हो। फिर आती है टर्टल लाइब्रेरी। वैसे तो मुझे लगता है कि टर्टल लाइब्रेरी की आपकी थ्योरी के पेपर में चांसेस बहुत कम हैं, पीबीए में ज़्यादा हैं, बट स्टिल क्योंकि इतनी चॉइस होती है तो कोई पता नहीं है आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको क्या प्रिपेयर कर लो। एडवांटेजेस और बेनिफिट्स और यूजेस ऑफ टर्टल लाइब्रेरी, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और कुछ कॉमन मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं जैसे लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, यानी उन फंक्शंस को आप क्या पास करते हो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है तो ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से, या फिर शॉर्ट में जैसे आपका जो एक सेकेंड एनुअल का पेपर था उसमें टर्टल का एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने मॉडल आपके जो एनुअल पेपर है वो अपलोड किए हैं तो आप वो भी देख सकते हो, तो उस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज में वैसे एक डेट एंड टाइम लाइब्रेरी आती है और एक ये आती है। वैसे तो डेट एंड टाइम में भी बहुत कम चांसेस है कि डेट एंड टाइम का वो आपको कोई क्वेश्चन दें, बट अगर देंगे भी तो वो सिंपल सा यही होगा कि अगर आपने एक डेट एंड टाइम रिट्रीव करना है करंट, तो वो आप कैसे करोगे, उसकी एक लाइन ऑफ कोड लिखो, या फिर उसके वो जो सिंबल्स हैं उनका हर एक का पर्पस देख लो, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक एक का पर्पस बताएं कि कैपिटल ए, परसेंट कैपिटल ए से क्या होता है, परसेंट बी से क्या होता है, एंड ऑल दैट, उनको रटा मार लें। उसके बाद आपके पास जो आते हैं वो वेरिएबल्स आ जाते हैं। अब उसमें आपसे यूँ पूछा जा सकता है वेरिएबल क्या है? ठीक है? वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आइडेंटिफ़ाई करें यानी डेफिनेशन दे के उसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसके अलावा रूल्स, या तो रूल्स लिखने के लिए भी आ सकते हैं अगर आपका पेपर आसान, बहुत आसान बनाया जाए, या फिर आपको कोई वेरिएबल दे के कहा जाएगा कि आइडेंटिफ़ाई करें ये वैलिड है या इनवैलिड है, या यूँ भी आ सकता है कि आपसे कहा जाए कि वैलिड वेरिएबल नेम लिखें, आपको कोई पैरामीटर्स दे दिए जाएँ कि आप ये स्टोर करना चाहते हैं तो बताएँ आप इन पैरामीटर को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का नाम क्या रखोगे और क्यों, या रीज़न क्या है बेसिकली उसकी। तो ये इस पर्सपेक्टिव में आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके ऑपरेटर्स। ऑपरेटर के पर्पसेस क्या हैं, ऑपरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, उनका फ़ायदा क्या है। अब ऑपरेटर्स के बहुत सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं, उसमें अरिथमेटिक भी आ जाते हैं, उसमें लॉजिकल भी आ जाते हैं, उसमें आपके जितने ऑपरेटर्स हैं वो तमाम ऑपरेटर्स आते हैं, और उन तमाम ऑपरेटर का बेनिफिट, एडवांटेजेस, यूजेस, ये सब आपको पता होने चाहिए। यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये ऑपरेटर्स हमें कैसे हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये शॉर्ट में इनका डिफरेंस भी आ सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट का डिफरेंस है, आई गेस शायद मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखा हो, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो मैं वो फिर आपको दोबारा वहां बता दूंगी। उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस आता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है?
प्रेसिडेंस का टेबल, यानी आपके पास हमेशा एक एक्सप्रेशन आता है जिसको कहा जाता है कि आप इसे सॉल्व करें, और उसको आपने सॉल्व करना होता है पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है उसके मुताबिक। तो उस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनते हैं वो डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। एंड डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इक्वल टू ऑपरेटर, वैसे मुझे लगता है कि असाइनमेंट एंड इक्वल टू ऑपरेटर का चांस ज़्यादा है आपके डिफरेंस के आने का। सो असाइनमेंट एंड इक्वल टू ऑपरेटर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अब कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स इफ, इन तीनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। फिर उनके डिफरेंसेस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। प्रोग्राम में यूज़ कैसे करते हैं वो प्रोग्राम का आपको पता होना चाहिए। लिस्ट क्या है और लिस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं या उसके जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। जो लिस्ट में बहुत सारे आ जाते हैं, मैक्स, मिन, लेंथ, इंडेक्स, अपेंड, इंसर्ट, इनमें से एक शॉर्ट ज़रूर आता है आपके पेपर में। अब वो किस तरीके से आता है, या तो आपसे सीधा-सीधा पूछ लिया जाता है कि जैसे थ्योरी का क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस और यूजेस बताएं लिस्ट के, या फिर आपको कोई लिस्ट दी जाएगी और उसके अंदर आपको कहा जाएगा कि अपेंड का फंक्शन अप्लाई करें, या आपसे कहा जाएगा कि अगर आप इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो यानी ऐड करना चाहते हो तो आप कैसे ऐड कर सकते हो, ऐड करने के तरीके क्या हैं, इंसर्ट और अपेंड का आपस में डिफरेंस क्या है। तो वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी लिस्ट के फंक्शन में आपने ये तमाम चीज़ें माइंड में रखनी है क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, यानी जिस तरह मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन यूँ भी आ सकता है बल्कि कि किसी 4 से 5 फंक्शन के आप जो बेनिफिट्स या यूज़ेज़ हैं या उनका यूज़ है या उनका सिंटैक्स है वो लिखें। उसके लिए आप मॉडल पेपर भी देख सकते हो, और इसके अलावा आपके क्वेश्चन एनुअल पेपर में भी आए हैं, दोनों एनुअल पेपर जो मैंने अपलोड किए हैं उसमें भी आप देख सकते हो, उस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद फंक्शंस, अब फंक्शन का क्वेश्चन थ्योरी का एक आने का चांस ये भी ज़्यादा है कि अब मैं अब क्वेश्चन बहुत सारे इकट्ठे बोलूंगी लेकिन उनका आंसर फिर वही बात कि एक ही बनेगा। जैसे ये एक लिखा भी है, वाई वी नीड फंक्शन, what are the advantages of using function, what are the benefits of using function, what are functions, um, write any three advantages of functions, यानी किसी भी तरीके से, यानी आपने सिर्फ क्या करना है कि फंक्शन के 5 एडवांटेजेस याद कर लेने हैं, फिर क्वेश्चन को भी कोई भी आए वही आंसर में लिख देना कि ये जो है इसके फंक्शंस के एडवांटेजेस हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन दो हैं, एक आपके पास आता है बिल्ट इन फंक्शन, एक आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, दोनों के यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, दोनों का जो एक प्रोग्राम लिखने के लिए होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। वैसे जो आपके फंक्शंस हैं बिल्ट इन फंक्शन वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं आपके फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, पैरामीटर किसे कहते हैं, आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा पैरामीटर है कौन सा आर्ग्यूमेंट है, और ये सारी डिटेल की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स और इनका जो स्कोप है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पैरामीटर की बेसिस पे भी आ सकता है कि डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेमोरी रिटेंशन स्कोप अवेलेबिलिटी, यानी इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके आ जाते हैं प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम बहुत सारे हैं जिसमें से एक प्रोग्राम तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा वाला है कि आपने डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, वैल्यूज पास, यानी इसको वैल्यू पास करें और ये रिटर्न करें, और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, इवन के लॉन्ग में आपका ये वाला क्वेश्चन फंक्शन के टॉपिक में से आ सकता है। अब ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑल्दो इसको भी मैंने डिटेल वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, अब यहाँ किया तो वीडियो और ही लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि आप ये माइंड में रखें कि फंक्शन को जब हम एक वैल्यू पास करते हैं तो उससे क्या मुराद होती है, और अगर पास करनी हो तो उसको आप कोडिंग के अंदर कैसे एक्सेप्ट करवाते हो और रिटर्न कैसे कराते हो और किस तरीके से काम परफॉर्म करवाते हो, ये पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अभी डिस्कस भी करूंगी उसी तरह के होते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, वैल्यू कोई पास की जाती है, और जब भी वैल्यू पास की जाए तो ये बात माइंड में बैठा लें कि क्वेश्चन में अगर लिखा गया है वैल्यू पास तो इसका मतलब है कि फंक्शन पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, और अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि रीड करें और पास करें तो फिर आपकी मर्जी है, आप पास करें या सिंपल लिख दें, यानी फंक्शन के अंदर ही रीड करके काम कर लें, देयर इज नो इशू। और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट फाइंडिंग, यानी आपको कोड दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसकी आउटपुट लिखो। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको ये बात पता होगी कि कहाँ पर कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है तो आप वो आउटपुट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। देन आपके पास आते हैं एरर फाइंडिंग, यानी
कोड दिया गया होगा, उसके अंदर कोई सिंटेक्स गलत लिखा होगा। अब वही बात कि अगर आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है, तभी आप उसके एरर फाइंड कर पाओगे। इसके अलावा कन्वर्जन फ्रॉम वन कंट्रोल स्ट्रक्चर टू अनदर, यानी फॉर एग्जांपल आप लूप्स पढ़ते हो दो तरह के, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। तो आपको कहा जाएगा कि फॉर को व्हाइल में कन्वर्ट करें और व्हाइल को फॉर में कन्वर्ट करें, तो वो कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। उसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि प्रोग्राम लिखें जो कन्वर्ट करे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। एक प्रोग्राम लिखें जो नंबर को रीड करे और पास करे और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करे, या फिर उसका टेबल प्रिंट करे। टेबल 10 तक भी हो सकता है, 20 तक भी हो सकता है, 30 तक भी हो सकता है। फिर नंबर रीड करो, चेक करो इवन है या ऑड है, प्राइम है या फिर कंपोजिट है। सम ऑफ सीरीज दे दी जाए, उसको आपने बेसिकली परफॉर्म करना हो, जैसे एक सीरीज है कि 1 + 1/3 +1/4 एंड सो ऑन, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसका सम आप कैसे कैलकुलेट करोगे। प्लस कुछ ऐसे भी होते हैं जो व्हाइल लूप के अंदर आते हैं, जैसे मैं आपको एक मेन्यू दे दूं बना हुआ कि यूजर से आपने इनपुट लेनी है और जब तक यूजर यस इंटर करता रहे वो काम रिपीट होता रहे, और जैसे ही वो नो इंटर करे या एन इंटर करे तो वो काम स्टॉप हो जाए। इस तरह के प्रोग्राम भी आ सकते हैं, यानी इंटर वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो, और अगर वो जब तक वाई इंटर करता रहे तो वो लूप बार बार रिपीट होता रहे, उसमें फिर आप वाइल यूज करते हो, तो वो आ सकते हैं। इसके अलावा नेस्टेड लूप्स भी आ सकते हैं, वैसे नेस्टेड लूप के चांसेस बहुत कम हैं, सिंपल लूप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक और चीज़, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेक स्टेटमेंट कौन सी है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, इन दोनों का पर्पस क्या है, इन दोनों का एडवांटेज क्या है, इन दोनों का यूज़ क्या है, और हम इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने। वैसे चैप्टर 3 की अगर आप प्लेलिस्ट देख लेंगे जो मैंने अपलोड की हुई है, तो उस पूरी प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट मैंने हर वो चीज़ कवर की है जो आपके पेपर में इंक्लूड हो सकती है या आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो देख लें तो आपके लिए चैप्टर 3 फुली प्रिपेयर हो जाएगा और वो तमाम चीज़ें आपके पेपर में किसी न किसी तरीके से आ सकती हैं। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर 4 में से आप सिर्फ यही वाले टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं ये कर लें तो आप चैप्टर 4 में से आने वाले तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास आता है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग को सिर्फ आपने यूँ अंडरस्टैंड करना है कि स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की रियल लाइफ एक एप्लीकेशन कंसिडर कर लें, और ये किस तरीके से रियल वर्ल्ड में हमें डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन फाइंड करने में हेल्प करती है, इसके डिफरेंट यूज़ केसेस क्या हैं, यानी डिफरेंट रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है और कैसे होता है, और हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स हैं अवेलेबल हैं, जैसे चर्न रेट डिटेक्शन एंड प्रिडिक्शन एंड सेगमेंटेशन एंड वो जितने भी क्लासिफिकेशन सब कुछ है मॉडल फिट्स, उनका आपको पता होना चाहिए, यानी मॉडल्स का। और फिर आपने देखना है कि वो किस तरीके से रियल लाइफ में अप्लाई होंगे, बस ये पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। उसमें आप सिर्फ एक रियल लाइफ एप्लीकेशन कंसिडर कर रहे हो और एक उसका पर्पस और यूज़ और एडवांटेज। उसके बाद आपने डिफरेंस अच्छे तरीके से करने, और इनमें से एक डिफरेंस ज़रूर आता है आपके पेपर में, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का। फिर जो लीनियर रिलेशनशिप के साथ आपकी ये रिग्रेशन है, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये लीनियर इक्वेशन में बताएं स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, इसकी एक रियल लाइफ एप्लीकेशन के थ्रू इसे डिस्क्राइब करें। इसका भी लेक्चर मैंने डाला हुआ है, वो आप एक दफ़ा उस लेक्चर को यानी उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, वो तमाम पर्सपेक्टिव आपके क्लियर होने चाहिए, उसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन डाटा साइंस एज अ टूल, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। जो एक्सपेरिमेंटेशन का टॉपिक है, कोई रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट आप कैसे कंडक्ट करा सकते हो, वो आपको सिनेरियो दिया जा सकता है। बुक में जो ये लिखा गया उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। यानी आपने ये देखना है कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो क्यों की जाती है, क्योंकि जी हमारी जितनी भी रिसर्च है दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को जस्टिफाई कर सकें, अपनी रिसर्च को जस्टिफाई कर सकें कि येस हमने जो रिसर्च की है उसके अंदर हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स को हमने कैसे एनालाइज किया, किस तरीके से हमने वो टास्क परफॉर्म किए। तो वो तमाम बातें आपने उन पे फोकस करना है, वो आपको पता होनी चाहिए कि हम इसको क्यों एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं डाटा साइंस के अंदर, यानी हम डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो किस तरीके से हमें हेल्प करती है, वो तमाम पर्सपेक्टिव आपके क्लियर होने चाहिए। अच्छा, इस चैप्टर में से बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और वो सारे डिफरेंसेस आप कर लें तो उनमें से 2 और कई दफ़ा 3 भी आ जाते हैं, ठीक है? तो आपने चैप्टर 4 को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उस डिफरेंस अब 2 तो मैंने आपको पहले बता दिए, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, सुपरवाइज़्ड, अनसुपरवाइज़्ड, कोरिलेशन, कॉसेशन, सैंपल पॉपुलेशन, पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स,
इन सब को कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है। इसी तरह इनका क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि आपको एक टेबल या आपको कोई पैरामीटर्स दे दिए जाएँ या आपको डिफरेंट सेंटेंसेस दे दिए जाएँ और आपको कहा जाए कि इसमें से आइडेंटिफाई करें कि पॉपुलेशन कौन-सा है, सैंपल कौन-सा है, पैरामीटर कौन-सा है, स्टैटिस्टिक्स कौन-सा है। आपकी एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस गिवन हैं और उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक्सपेरिमेंट हम किस तरीके से कंडक्ट करा सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो भी आपके पास आ सकता है। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी का भी डिफरेंस आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। बल्कि ये लॉन्ग में आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड के जो कलेक्शन मेथड है उनको डिस्क्राइब करें और इस चैप्टर में से भी एक लॉन्ग ज़रूर आता है और एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको पहले बताया एक्सपेरिमेंटेशन वाला भी है और देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाला है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन की रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब ये जितने हैं ये किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन मेथड्स को और उसके अंदर उसके जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन मेथड्स हैं जैसे हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे एक ब्लॉक ग्रुप हो गया प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन हो गया तो वो सारे प्रिंसिपल भी आपको पता होने चाहिए वो भी आपके अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करने हैं बाकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल के चांसेस भी ज़्यादा हैं कि आपको कहा जाए कि बताएं कि रियल वर्ल्ड के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन कैसे अप्लाई हो रही है और आप इसे किस तरीके से ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बेटर रिजल्ट्स। उसके बाद आपके पास जो डाटा प्रोडक्ट आती है उसका सिर्फ पर्पस आपको पता होना चाहिए डाटा विजुअलाइजेशन का, डाटा एनालिसिस का और डाटा प्रोडक्ट का दैट्स ऑल और उसमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन भी आ सकते हैं ऑल्दो ये आगे के चैप्टर के अंदर भी इंक्लूड होता है लेकिन बेनिफिट्स पूछे जा सकते हैं डाटा विजुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब डाटा विजुअलाइजेशन आपसे यूँ पूछा जा सकता है कि राइट द एडवांटेजेस पर्पस यूजेस इंपॉर्टेंस ये मैं इतनी दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ कई होप कि अब आपको याद हो गया होगा कि अगर कोई भी आएगा तो आपने आंसर एक ही लिखने हैं तो उस डाटा विजुअलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट पर्सपेक्टिव क्योंकि ये शॉर्ट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो आपके बेसिक प्लॉट्स हैं, अब ये बेसिक प्लॉट्स में से भी ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा लेकिन किस तरीके से आएगा, थ्योरी में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। डिफरेंस बिटवीन एनी टू राइट द पर्पस ऑफ एनी फोर यानी इन चार का। उसके अलावा आपकी जिस तरह एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनका भी सोल्यूशन मैंने चैनल पर दिया हुआ है उसको भी आप वीडियो को देख लें कि उस तरह का क्वेश्चन दे के आपसे कहा जा सकता है कि उसके ऊपर अप्लाई करें कोई भी प्लॉट स्कैटर प्लॉट लाइन प्लॉट हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट उस तरीके से आ सकता है। और बल्कि मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन है और मॉडल पेपर का जो मैंने सोल्यूशन दिया है उसमें भी मैंने डिस्कस किया है वो भी आप देख सकते हो अगर आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए हो इसके अंदर। सो इसमें से भी ये क्वेश्चन शॉर्ट ज़रूर आता है। एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग इस चैप्टर 5 में से भी आता है और मुझे जो लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ब्लॉकचेन और आईओटी की इंटीग्रेशन हो सकता है या फिर ब्लॉकचेन अकेले हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर भी बहुत है और इसमें भी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आते हैं। अब पहले शॉर्ट के लिहाज से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो टेक्नोलॉजीज़ जो कि आईओटी और ब्लॉकचेन के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो तमाम आपको पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके से हेल्पफुल हैं और हम यूज़ करते हैं। फिर वायरलेस सेंसर नेटवर्क की रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं यानी हम कहाँ यूज़ करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है सेंसर में से ज़रूर आपका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव वो बना देते हैं इसलिए उन सेंसर्स को आपने एक दफ़ा थॉरली पढ़ लेना है कहाँ कौन सा सेंसर यूज़ होता है और किस सेंसर का पर्पस क्या है और किस तरीके से हम उसे इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है बिग डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा एनालिटिक्स का भी शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जहाँ तक मुझे लगता है आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा बिग डाटा एनालिटिक्स को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, रियल लाइफ में हेल्प कैसे करता है, तो वो पर्सपेक्टिव क्लियर हो। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और एम्बेडेड सिस्टम वैसे तो शॉर्ट में भी आ सकता है लेकिन अगर शॉर्ट में ना आया तो ऑब्जेक्टिव में ज़रूर इसका कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। उसके बाद ब्लॉकचेन एंड एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आईओटी एंड ब्लॉकचेन इन तीनों में से एक लॉन्ग आएगा। इन तीनों को अच्छे तरीके से करें। ब्लॉकचेन क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ब्लॉकचेन के अंदर हम डाटा को कैसे सिक्योर करते हैं और उसके अंदर कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि डाटा सिक्योर रहे, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो उसे हेल्प करती हैं, टेक्नोलॉजी वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, आईओटी और ब्लॉकचेन को कंबाइन करने से क्या फ़ायदा होता है या इनकी इंटीग्रेशन रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो रही है और कैसे हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, ये आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद स्टेक होल्डर एंड देयर इंटरेस्ट हैं, वैसे तो ये शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में इसके चांसेस आए हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वैसे, लेकिन और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शायद इसकी प्लेस ना ही बने लेकिन क्योंकि कोई पता नहीं है जिस तरह 9th-10th के पेपर हो रहे हैं 2 शिफ्ट्स में तो 2-2 पेपर बनते हैं। तो ऑब्वियसली
वहाँ पर जब उन्होंने 2 पेपर बनाने हैं तो इतनी चॉइस अवेलेबल है, तो वो कोई भी एक एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन दे देंगे और दूसरी शिफ्ट में दूसरा दे देंगे। सो उस पर्सपेक्टिव को भी माइंड में रख के तैयारी कीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लोर सम ऑफ द स्टे ये हो गया, देन डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक ये क्लाउड के मॉडल्स, ये क्लाउड मॉडल्स को भी अच्छे तरीके से करना है। इनके डिफरेंस भी आ सकते हैं और इनके पर्पसेस भी शॉर्ट में आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले तो आपने डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन करना है। उसके बाद रिलायबल एंड अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन, लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में आएगा, दोनों में से एक में ज़रूर आएगा। जिसमें भी आए प्लीज़ इस बात को माइंड में रखें कि आपने रिलायबल और अनरिलायबल की जस्टिफिकेशन देनी है, दैट व्हाई यू आर सेइंग समथिंग इज़ रिलायबल या सम सोर्स इज़ रिलायबल एंड व्हाई सम इज़ अनरिलायबल। इस चैप्टर में से जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो एक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के जो बेसिकली इम्पैक्ट है किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, बिज़नेस के ऊपर हो, कॉमर्स के ऊपर हो या किसी भी तरीके से, ये आ सकता है। प्लस दूसरा ये रिलायबल और अनरिलायबल आ सकते हैं। इन दोनों में से एक लॉन्ग आएगा और लॉन्ग के अलावा ये रिलायबल और अनरिलायबल लॉन्ग में नहीं तो आपके पास शॉर्ट में आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो डिफरेंस बिटवीन डाटा सोर्स वेरिफिकेशन टास्क परफॉर्म बाय ह्यूमन एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, ये शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या टास्क दे के कहा जा सकता है कि आइडेंटिफाई करो, यहाँ आप ह्यूमन वालों को प्रेफर करोगे या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस को प्रेफर करोगे। तो आपने उसमें वो सिनेरियोज माइंड में लाने हैं कि कहाँ पर आप कंप्यूटिंग को प्रेफर करोगे और कहाँ पर ह्यूमन को। उसके बाद आप डिस्कस हाउ कनेक्टिविटी है, हाउ कंप्यूटिंग हैज़ इम्प्रूव कनेक्टिविटी, कंप्यूटिंग की वजह से या कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से उसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आ रही है। कनेक्टिविटी पॉजिटिव है, यानी कनेक्टिविटी बेसिकली जो हमारी कंप्यूटिंग की वजह से पॉसिबल है, क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट है। यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी आपके शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एडवांटेजेस ऑफ 5G एंड डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत चांसेस हैं कि आपके पेपर में इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब उसकी इम्पैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, उसकी रीजंस पूछी जा सकती हैं कि कोई सी भी 3 रीजंस बताएं जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड अकर होता है या फिर स्टेप्स बताएं जिसकी वजह से जिससे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले तो डिजिटल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं। डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड स्ट्रैटेजी, उसके बाद सिमुलेशन किस तरीके से यूज़ हो सकती है डाटा कलेक्शन मेथड्स के अंदर। डिफरेंस बिटवीन सिमुलेशंस एंड प्रोटोटाइप, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद पर्पस, एडवांटेजेस ऑफ रिपोर्ट्स, इन्फोग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन एंड डाटा विजुअलाइजेशन, यानी इन सब के एडवांटेजेस और पर्पसेस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। एंड देन डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड सर्वे, या फिर सर्वे के एडवांटेजेस या फिर इंटरव्यू के एडवांटेजेस या फ़ायदे या बेनिफिट्स और रियल लाइफ सिनेरियोज जहाँ पर इंटरव्यू कहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे और सर्वे आप कहाँ पर इस्तेमाल करोगे। बस ये वाले क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर आराम से आपका प्रिपेयर हो जाएगा और इसमें से इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आते। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। अगर क्वेश्चन चेंज भी होगा तो इनके जो आंसर्स होंगे वही आंसर्स आप वहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 8 है, प्रोडक्ट एंड सर्विस का डिफरेंस या फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस की आइडेंटिफिकेशन। चांसेस बहुत कम हैं लेकिन स्टिल अगर इस चैप्टर में से आया तो यही क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है जो आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें से है वो सेकंड वाला है, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोटोटाइपिंग एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, यानी बेसिकली एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, पर्पसेस, यूजेस, यानी वही बात आप आंसर में उसको लिख सकते हो। उसके अलावा हाउ टू डिज़ाइन एंड टेस्ट प्रोटोटाइप, ये आपसे पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स विद एग्जांपल्स या उनके डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। और आइटरेटिव प्रोसेस डेवलपमेंट किस तरीके से इस्तेमाल होता है और कैसे हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो एक सेकंड है आपका और एक ये सेकंड लास्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ यूजर टेस्टिंग इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आइटरेटिव वाला और एमवीपी एंड इट्स बेनिफिट्स। बस ये वाले क्वेश्चंस आप चैप्टर 8 से प्रिपेयर कर लें तो आपका चैप्टर 8 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा और इन्हीं में से एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्जाम्स। एंड इफ़ you like this video, do like, share and subscribe my channel.